बनाना है और इनके तालमेल बना करके आपको किस प्रकार से लोगों को गाइड करना है। और कहीं कोई आपको गलत गाइड तो नहीं कर रहा। हमारे पास ऐसे लोग आए कि पंडित जी उन्होंने कहा है कि आपका राहु खराब चल रहा है, तो मैंने कहा देखते हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि राहु बकरी हो गया है। थोड़ी देर के लिए हंसी भी आई कि भैया राहु तो हमेशा बकरी रहते हैं, वो तो मार्गी होते ही नहीं है, तो फिर वो ठीक है स्टिल होते हैं कभी, लेकिन मार्गी नहीं। फिर कोई एक आया कि सूर्य खराब चल रहा है, हमारा सूर्य बकरी है। हमने कहा सूर्य बकरी हो गए लगे तो फिर तो काम हो गया। तो ऐसे ऐसे धुरंधर हमारे जोशी पूरे विश्व में व्याप्त हैं कि आपको गलत दिशा की ओर भी भटका सकते हैं। एक मैगजीन देखी थी मैंने, और उसमें एक कुंडली का पूरा प्रिडिक्शन था, फलादेश था, और लग्न में सूर्य था और सप्तम भाव में शुक्र था। मैंने कहा ये कुंडली कैसे भेज दी? और उसको ऐसा नहीं कि वो कुंडली, हम सोच रहे थे कि हो सकता है कुंडली नवमास कुंडली हो सकती है, लेकिन उसी कुंडली को आधार बना करके उसमें लाइन टू लाइन सब लिखा हुआ था कि सप्तम भाव में शुक्र है इसलिए ये है, और इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, पूरी कहानी उसमें लिखी हुई थी। यानी मैगजीन्स में भी ऐसे लेख छपे देखे हमने, तब हमारा माथा पकड़ लिया हमने कि कहां कहां से लोग। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं भी सिलेबस के अनुसार व्यवस्था के साथ पढ़ाई को नहीं किया है। हम सबको जो एक क्लास का जो टेक्स्ट बुक होती है, राघवेंद्र जी अपना माइक बंद करिए और कैमरा भी बंद करिए। राघवेंद्र कुमार शर्मा कैमरा और माइक दोनों बंद कर लीजिए। तो हमें बिल्कुल प्रारंभ से और शास्त्रों में क्या लिखा है उसके आधार पर सीखना है। तो हमारी जो संस्था है वो ज्योतिष प्रवीण सबसे पहले हम आपको देते हैं, और ज्योतिष प्रवीण का हमारा पहला सब्जेक्ट है जनरल एस्ट्रोलॉजी। दिखने में वो सामान्य है। किशोर सर इनका माइक और कैमरा म्यूट कर दीजिए ना, कैमरा इनका दिख रहा है राघवेंद्र का। तो ज्योतिष जनरल एस्ट्रोलॉजी सामान्य है, लेकिन इतनी सामान्य नहीं है। इसमें संपूर्ण जीवन का आधार जनरल एस्ट्रोलॉजी में ही है। जब आप जनरल एस्ट्रोलॉजी सामान्य ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी बात ऐसी मिलेगी कि सबसे पहले तो ज्योतिष वेदांग है, ये वेद का अंग है। यानी आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं माना वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यह देश काल पात्र के अनुसार इसको देखना, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, यानी कर्म का सिद्धांत, आपने कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण आपको आज इस प्रकार के सुख या दुख भोगने पड़ रहे हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। यानी हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो अच्छे हो चाहे बुरे, करोड़ों कल्पों के बीतने के बाद भी हमें भोगना ही पड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें जनरल एस्ट्रोलॉजी में दी। लेकिन जनरल एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत वो सूर्य के आधार पर है, ग्रहों के आधार पर है। तो ये ग्रह किस बेस पर है, इन ग्रहों को कैसे जानेंगे हम? ग्रहों को जानने के लिए हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, जो कि बाल्यावस्था में भी हम भूगोल पढ़ते आए हैं। उसके माध्यम से हमने सूर्य पढ़ा है, चंद्रमा पढ़ा है, और यहां तक ये पढ़ाते थे कि पूर्णिमा को जो है वो चंद्र ग्रहण होता है, अमावस को सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा सबने पढ़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ऐसी बातें अपन ने भूगोल में पढ़ी। ये ध्रुव तारा है जो चमकीला है, हम यहां पर उनको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि ये सप्तऋषि तारामंडल क्या है, ध्रुव तारा क्या है, 9 ग्रह कैसे हैं, भोर का तारा यानी कौन सा होता है जिसको शुक्र कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। क्या हम उसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हम आपको ये तक बता देंगे कि आप ऐसे समय में उसको देख भी सकते हैं, ग्रहों को देख भी सकते हैं।
और ये एस्ट्रोनॉमी आपको बताएगी। ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं, ग्रहों के द्वारा ऋतु परिवर्तन, ये सब आप एस्ट्रोनॉमी से सीखेंगे। लेकिन जनरल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आपका ज्योतिष का बेस बताएगी कि ज्योतिष कैसे चल रहा है। अब एस्ट्रोनॉमी के आधार पर आपको जो ग्रह चलते हुए दिख रहे हैं वो क्रांति वृत्त में जब आते हैं तो क्रांति वृत्त जो है वहां पर एक हमारा जो 360 डिग्री का जो मंडल है उसमें 12 राशियां हैं, उसी के आधार पर आपकी लग्न कुंडली, राशि कुंडली निर्धारित होती है। और उस कुंडली को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है गणित। वह गणित करने की एक प्रक्रिया होती है और गणित को कैसे समझा जाए और गणित को सरल से सरल तरीके से हमारे यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मैं अंकित वैद्य जी से कहूंगा कि वो आकर के बताएं कि ज्योतिष में गणित का कैसे प्रयोग किया गया है। अंकित वैद्य। धन्यवाद सर। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो गणित का इंट्रोडक्शन के लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ एक चलचित्र दिखाना चाहूंगा, जिसे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी ये धरती है और इस धरती के अंदर विभिन्न ग्रह आसपास घूम रहे हैं। इसमें आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि ये कुछ कुछ ग्रह हैं और ये जो एक 360 डिग्री का एक सर्कल है, एक गोल है, इसको अगर हम 12 भागों में बराबर बराबर बांट दें तो ये हमारी 12 राशियां हो जाती है। अब आप यही समझें कि धरती पर एक मनुष्य बैठा हुआ है और वो मनुष्य धरती पर बैठकर इन 12 ग्रहों को देख रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन 12 ग्रहों की ऊर्जाएं उस मनुष्य पर पड़ रही हैं। मैं थोड़ा सा क्लास लूं। तो उस मनुष्य पर जो इन विभिन्न ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, उसे जानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर वह ग्रह कहां पर बैठा है, क्योंकि विभिन्न जगहों पर वह ग्रह जब बैठेगा तो अलग अलग तरह की ऊर्जाएं आपको देगा। जैसे उदाहरण के लिए कि इनमें से कुछ जो भाग हैं वो अग्नि के हैं, कुछ भाव धरती के हैं, कुछ भाव वायु के हैं और कुछ भाव जो हैं वह जल के हैं। अब अगर सूर्य जो पूरा अग्नि से भरा हुआ ग्रह है वह अग्नि भाव में ही बैठ जाए और आपको आपके ऊपर प्रभाव डाले तो वह अग्नि का तेज प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और अगर वही सूर्य जो कि अग्नि का ग्रह है और वह किसी जलीय राशि में बैठ जाए या जलीय घर में बैठ जाए और फिर आप पर प्रभाव डाले तो इसका एक अलग केमिस्ट्री बनेगी, जैसे कि हमें अभी प्रवीण सर बता रहे थे। तो अब इसके अंदर भी अगर हम और ध्यान से सोचें तो हमें यह पता चलेगा कि अगर एक मनुष्य धरती पर इंडिया में बैठा है तो उसे वह ग्रह कहीं और बैठा हुआ दिखेगा, और वही मनुष्य अगर अमेरिका में बैठा है तो उसे वह कहीं और बैठा हुआ दिखेगा। तो आखिर हम पता कैसे करें कि एक जो भी मनुष्य इस धरती पर जहां बैठा है वहां से वह ग्रह का एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि जो फिजिक्स सर ने बताया वो क्या बनेगा। तो इसके लिए आपने बचपन में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे ही मैं कहूं कि मेरा जन्म धरती पर हुआ है तो उसके लिए मैं रेखांश और अक्षांश इनकी गणना करूंगा कि इस रेखांश पर और इस अक्षांश पर मेरा जन्म हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ है तो मैं ग्वालियर के अक्षांश और रेखांश इस मैप से निकालूंगा और बता दूंगा कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से रेखांश और अक्षांश की मदद से हम इस धरती पर किसी भी बिंदु का पता दे सकते हैं, और एक बार हमें उस बिंदु का पता मिल गया तो उसके बाद हमारे लिए यह गणना करना कि वहां से वह ग्रह कैसा होगा
यह हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए काम, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमारे लिए काम करके रखा है कि किसी भी धरती पर पोजीशन से हम अगर विभिन्न ग्रहों को देखेंगे तो वह ग्रह हमें कहाँ दिखेंगे और किस तरह की ऊर्जा हमें उनसे प्राप्त होगी। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो कि कुंडली बनाना, कि आखिर आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं और उनका प्रभाव आपके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, यह बताने के लिए हमें रेखांश और अक्षांश की जरूरत पड़ेगी। दूसरा गणितीय जो भाव है वह हमें दशा निकालने में मदद करेगा। अब दशा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दशा निकालने के लिए हमें चंद्रमा की क्या स्थिति है, सिर्फ एक चंद्रमा जो एक ग्रह है जो धरती के सबसे नजदीक है, उसकी स्थिति देखकर हम यह बता सकते हैं कि आपका जो मन है उसकी दशा पूरे जीवन भर कैसी रहेगी, कब वह खुश रहेगा, कब वह दुखी रहेगा, कब उसे अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, कब उसे दुख प्राप्त होगा। इस तरह की विभिन्न बातें आपको केवल चंद्रमा से पता चल जाएंगी। लेकिन फिर से वही बात कि चंद्रमा हर क्षण जिस तरह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मन की दशा बदलती जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की एक एक डिग्री जो है वह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वह अपना असर बदलता जाएगा। और इसीलिए आपको गणित में आपको इस बात की गणना करनी पड़ेगी कि आखिरकार चंद्रमा, जब आपका जन्म हुआ तब चंद्रमा किस नक्षत्र में था, और वह नक्षत्र जो है चंद्रमा का, उसके अंदर भी वह उस नक्षत्र को कितना पार कर चुका था। जितना चंद्रमा ने वह नक्षत्र पार किया होगा उतनी ही आपके मन की दशा आगे बढ़ गई होगी। तो यह भी एक गणित के कारण ही आप इस बारे में सिद्धांत कर पाएंगे कि आखिरकार आपके मन की दशा पूरी जिंदगी भर क्या चलने वाली है। आपका जन्म होते से ही जो दशा है आप उसका पूरा का पूरा साधन हो चुका है, और यह भी गणित के द्वारा ही बताएंगे। तीसरी बात जो हम गणित से पता करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जन्म अगर एक कोई जातक है उसका जन्म 2 जनवरी जो कि आज की तारीख है उसको हुआ। अब 2 जनवरी को ही सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे व्यक्तियों का जन्म हुआ हो, लेकिन क्या सभी व्यक्तियों का स्वभाव और सभी व्यक्तियों का जीवन एक जैसा होता है? नहीं। यहां तक कि अगर किसी का 10 मिनट में भी जन्म हुआ होगा तो उनका स्वभाव अलग अलग होगा 10 मिनट के अंतर पर भी। तो आखिर ये क्यों हुआ? तो गणित से ही जिनकी 2 जन्म कुंडली जो है D1 चार्ट जिसे हम कहते हैं, वह अगर 2 व्यक्तियों का सेम भी है जो कि 2 घंटे के अंतराल पर होता है, तो उन दोनों का जीवन सेम नहीं होता। यहां तक कि 2 जुड़वा भाई बहन जो होंगे उनका भी जीवन एक जैसा नहीं होता। तो उसका कारण क्यों है? क्योंकि हमने जो अभी यहाँ पर ग्रहों का सारा असर देखा, जो हमने इस चित्र में देखा कि धरती पर से एक ग्रह कहीं दिख रहा होगा, लेकिन हर 5 मिनट में भी ये ग्रहों की स्थिति बदल रही है। तो उस कारण से जो इनके डिविजनल चार्ट्स हैं, यानी कि जो ऑपरेशन करके हम जो चार्ट बनाते हैं वह चार्ट बदल जाते हैं। और इसीलिए आप खुद सोचिए कि हमको कितने डिटेल में माइन्यूट में जाके वह गणना करनी पड़ेगी कि आखिर जिस व्यक्ति का जन्म जब हुआ है उस वक्त उसके सारे डिविजनल चार्ट्स मतलब ऑपरेशन करके बने हुए चार्ट, यानी कि वर्ग चार्ट, यानी कि भाग करके बने हुए चार्ट। जब आपकी कुंडली को और छोटे छोटे भागों में काटा आपने, तब जो आपके चार्ट बने वह क्या दर्शा रहे हैं। मान लीजिए आपकी ऊपर से देखी हुई कुंडली तो आपको बता रही है कि आप जीवन में खूब पैसा कमाओगे, आप खूब अच्छी नौकरी करोगे, लेकिन जो उसका ऑपरेशन करके चार्ट जो बनता है, जैसे उदाहरण के लिए नौकरी के लिए बनता है D10 चार्ट, तो वह D10 चार्ट क्या कह रहा है यह आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे कि जो 2 व्यक्ति जिनका जन्म आसपास भी हुआ है क्या असली में उनका जीवन सेम है या अलग अलग है, और कितना अलग है। तो यह कुछ सिर्फ ऊपरी तरह से मैंने
बताने की कोशिश करी थी कि गणित की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ज्योतिष में, कि अगर आप गणित को अपने साथ ज्योतिष में नहीं लेके चलोगे तो ये जो छोटी छोटी गणनाएं हैं, यह गणनाएं आप नहीं कर पाओगे, और उसके बिना जो एकदम बारीकी से आपको फलित करना है ज्योतिष का, वह आप बिना गणित के नहीं कर पाओगे। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन था गणितीय ज्योतिष के लिए। धन्यवाद। जय गणपति की। जय गणपति। धन्यवाद अंकित जी। आपने देखिए, आप मैंने बोला कि हम कल विषयों का परिचय कर चुके हैं, लेकिन उसको विस्तार से करने के लिए आज जनरल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और गणित शास्त्र, तो गणित का प्रयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि हर 1 मिनट पर, हर आधे मिनट पर ग्रह अपने अयन चलन कलन के अनुसार सरक जाते हैं। उसके लिए गणितीय प्रक्रिया बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी आपको अंकित जी ने बताया, अक्षांश रेखांश के आधार पर और भी वर्ग चार्ट के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, बहुत सारे जगह पर। लेकिन जब आप उसको जानना चाहेंगे तो वहां पर गणित करना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिषी इसमें हमारे गुणों में लिखा है, जो सामान्य ज्योतिष में लिखा है, एक ज्योतिषी के कितने गुण होना चाहिए, मतलब ज्योतिषी को कैसा होना चाहिए। तो गणितेषु प्रवीणो यह शब्द शास्त्र कृतः श्रम, यानी जो गणित में प्रवीण हो, जिसने शब्द शास्त्र में जो शब्द शास्त्री कृतः श्रम, जिसने शब्द शास्त्र पर श्रम किया हो, एक शब्द के अनेक अर्थों को जानता हो। गणित के साथ अब चौथे पेपर के रूप में पढ़ते हैं हम फलित। तो फलित यहाँ पर प्रवीण वन में आपको केवल बेसिक टूल के रूप में हम बताते हैं कि सूर्य आदि ग्रह जो हैं वो क्या हैं और वो क्या करते हैं, उनके कारकत्व क्या है, वो किस राशि में बैठ के किस प्रकार के फल देते हैं। लेकिन जब आप प्रवीण 2 में चले जाते हैं तो आपको उसका जन्म पत्री के सूक्ष्म चित्रण के माध्यम से हम आपको ज्योतिष की बारीकी बताते हैं कि जन्म पत्री भी आप देखेंगे तो कैसे देखें, ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस भाव में है, किसके साथ बैठा हुआ है, और अगर वो D1 चार्ट में ऐसा है तो D2 में, D3 में, D9 में, अन्य चार्टों में कैसा है, उसकी कौन सी संज्ञा हो रही है, उसकी किंसुक संज्ञा हो रही है, पर्वतांश हो रही है, चंदन हो रही है, उत्तमांश हो रही है, श्रीधाम संध्या हो रही है। यानी 16 वर्गों में ग्रहों को अलग अलग संज्ञा प्राप्त होती है, उन संज्ञा के अनुसार वो ग्रह फल देते हैं। लेकिन ये फल जानने के लिए हमको P2 का डेलिनेशन पेपर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें नवमांश में भी कुनवांश, खराब नवांश, अच्छे नवांश, पुष्कर नवांश, दुरितांश, बहुत सारा अंदर है, साधक, बारक, कारक, मारक। ज्योतिष के फलित के अंदर ये सब जो डेप्थ होगा वो हम आपको उसकी बारीकियां प्रवीण 2 के माध्यम से बताएंगे। और जब आप ज्योतिष के फलित का पहला पेपर पढ़ते हैं तो संग में आप केवल पहले पेपर से फलित नहीं कर सकते, उसके साथ जो अभी हमने गणितीय प्रक्रिया में सीखा है दशा, विंशोत्तरी दशा, और एक होता है गोचर, यानी कि एक तो आपके जन्म के समय पे स्थिर ग्रह जिससे कुंडली बन गई, और दूसरा आज की डेट में क्या चल रहा है वो है गोचर। तो गोचर क्या होता है और गोचर दशा का प्रयोग कैसे करेंगे, हमारे बीच में होंगी अलका धवन मैडम जो कि गोचर पढ़ाती हैं, आपको 5 मिनट में गोचर के संबंध में बताएंगे। अलका जी। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। जय गणपति की। मैं जैसा गुरुजी ने बताया कि गोचर के बारे में बताऊंगी। गोचर एक तो हमारा D1 चार्ट होता है जो बनाते हैं, पता ही है सबको। उसके अलावा एक गोचर होते हैं जो ग्रह, गोचर का मतलब होता है बार बार आने वाला, बार बार मंडराने वाला, यानी गोचर ग्रह आते हैं गोचर में और वो अपना प्रभाव प्रत्येक राशि पे देते हैं। किसी भाव में शुभ होते हैं, किसी भाव में अशुभ होते हैं, इन सबको हम गोचर के द्वारा पढ़ते हैं। और गोचर को हम ज्यादातर चंद्र राशि से देखते हैं। तो वैसे देखा लग्न से भी जाता है, सूर्य राशि से भी जाता है, लेकिन चंद्र राशि से ज्यादा इफेक्टिव मैंने देखा है। चंद्र राशि यानी D1 चार्ट में आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि होती है। अब ये गोचर क्या होता है, जब हम एक कोई पैदा होता है तो उसके पूर्व जन्मों का स्क्रीनशॉट वो अपने D1 चार्ट में लेके आता है योग के रूप में, यानी योग उस कुंडली में होते हैं। उन योगों के फलों की पोटली बांध के दशा आने पर
वह गोचर को पकड़ा दी जाती है। और गोचर सिर्फ एक संदेश वाहक होता है, यानी कि देख, जैसे किसी कंपनी फ्लिपकार्ट या अमेज़न का डिलीवरी बॉय है, जो अपने जो उसको दिया जाएगा, जो हमारे प्रारब्ध है वो ही हम तक लेके आएगा उचित दशा आने पर। यानी कि उसमें ना तो वो कुछ बढ़ा सकता है ना कुछ घटा सकता है, जो हमारे प्रारब्ध है वही हमारे तक लेके आएगा और हमें उसके फल मिलेंगे। इस तरह से हम गोचर देखते हैं। लेकिन गोचर में हम दशा और गोचर दोनों को इकट्ठा देखते हैं, तब हमें हम उस फलित करते हैं कुंडली का। दशा क्या होती है? दशा जैसे गुरुजी ने बताया कि विंशोत्तरी दशाएं तो 42 तरह की होती हैं, लेकिन ऋषि पारशर जी ने विंशोत्तरी दशा को सबसे अधिक सटीक माना है, और हम भी विंशोत्तरी दशा और गोचर को मिला के लगाते हैं। दशा यानी जो महादशानाथ है उसके कई पैरामीटर हैं कि वो महादशानाथ किस स्थिति में है, पुष्कर नवांश में है, लग्नेश है, त्रिकोणेश है। ये सब हम देख के एक दशा तय करते हैं कि जातक की वह दशा कैसी जाएगी। और हर ग्रह को एक फिक्स वर्ष मिले हैं दशा के, जो हम के शु आ चम बो रागु श ब श बु करके हम 9 प्लैनेट को प्रत्येक को वर्ष फिक्स बनाए गए हैं, जो हम बांटते हैं उसमें, और इस तरह हम दशा निकालते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में स्वराशि का या उच्च राशि का होकर केंद्र में है, उसको मालवीय हो गए, लेकिन उसकी दशा का समय भी सही आना चाहिए। मान लीजिए उस जातक को 70 साल में शुक्र की दशा मिली, उस समय वो ऐश्वर्य विलासिता को क्या करेगा? इस तरह योग भी सही आना चाहिए, दशा भी आना चाहिए। जो दशा के देखने के हमारे कई तरीके हैं, हम उनको उसमें लगाते हैं। और दशा के द्वारा जैसे किसी का विवाह का समय आ गया, दशा आ गई, लेकिन उसका गोचर भी आना चाहिए। जो गुरु और शनि का हम दोहरा गोचर लगाते हैं, कई तरह के गोचर हम लगाते हैं, वो भी आना चाहिए, तभी वो घटना घटित होगी। यानी कि दशा और गोचर को हम एक साथ चलाते हैं। दशा भी उचित होनी चाहिए और गोचर भी आना चाहिए, तभी हमारी वो घटना घटित हो पाती है। इस तरह मेरा ये पेपर है दशा और गोचर का, जो मैंने अपने अनुभव में, मैं अपनी कुंडलियों पे बहुत लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए गुरुजी ने मुझे ये पढ़ाने को दिया। और मैंने ये देखा है कि इससे फलित बहुत सटीक बैठता है। अच्छा, हम जैसे किसी का जॉब का देखना है, शादी का देखना है, तो हम गोचर और दशा को मिला के और बहुत अच्छे से फलित कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसको बहुत लगाती हूँ। आगे आपको क्लास में आएंगे तो आपको पढ़ाऊंगी। जय गणपति। जय गणपति की। धन्यवाद अलका जी। तो गोचर हमारे लिए कितना उपयोगी है और दशाएं कितनी ज्यादा उपयोगी है, ये आपका जो प्रवीण 2 का सेकंड पेपर है जिसके बारे में अलका जी ने बताया। लेकिन केवल हम गोचर दशा से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, केवल हम जन्मपत्ति के सूक्ष्म चक्र से फलादेश नहीं कर सकते, और भी कोई चीजें होती है जिसके कारण रुकावटें देखने को मिलती हैं। तो आपने एक कुंडली बना ली पूरे जीवन की, तो क्या पूरे जीवन की एक बार कुंडली बनाने से हमारा जीवन चल जाएगा? एक बार हमने लाखों रुपया कमा के इकट्ठा रख लिया तो क्या इससे हमारा जीवन चल जाएगा? वो हमारा बजट सालों तक चलेगा? नहीं। हर साल हमको एक अपना बजट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए होता है एनुअल हॉरोस्कोप, यानी प्रति वार्षिक फल के लिए वर्ष फल, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ताजिक। और उसके साथ साथ अच्छे इवेंट के लिए अच्छे मुहूर्त। तो ताजिक और मुहूर्त दोनों के परिचय के लिए बुलाऊंगा के चतुर्वेदी सर को। के चतुर्वेदी जी। जय गणपति की सर। जैसा आप अभी सभी ज्योतिष के बारे में और हमारे कोर्स के बारे में धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, इसी पेपर में P2 में ताजिक शास्त्र के नाम से एक पेपर है। जैसा कि बताया अभी गुरुजी ने, एनुअल हॉरोस्कोप। देखिए, इसके फायदे बहुत हैं। पहला फायदा तो ये है कि आज के समय में पुराने लोगों के पास, जिनके पास कुंडलियां नहीं हुआ करती या समय नहीं मालूम, जिनको कईयों को डेट नहीं मालूम, कईयों को समय नहीं मालूम, तो क्या वो आपके पास आएगा, आप उसको वापस कर देंगे कि नहीं भाई तेरी कुंडली नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास समय है ना तुम्हारे पास डेट है, तो हम ना तो तेरा भविष्य बता सकते हैं और ना कुंडली बना सकते हैं। तो इसी चीज़ का निदान करने के लिए हमारे पास एक टूल है
जिसको हम बोलते हैं ताजिक शास्त्र, एनुअल हॉरोस्कोप। यानी कि जो व्यक्ति आपके पास जो आया है, जो आपके पास कुछ पूछने आया है, अगर उसके पास ऐसी चीज नहीं है जिससे कि उसकी कुंडली उसके पास नहीं है, तो आप उसकी उस समय की वर्तमान की कुंडली बनाकर उस कुंडली का उपयोग कम से कम 1 वर्ष तक कर सकते हैं, जिसे हम एनुअल हॉरोस्कोप कहते हैं। और जिसके पास कुंडली है उसकी भी अगर वो 1 वर्ष में क्या घटित होने वाला है विशेष रूप से वो हम ताजिक के द्वारा उसके बारे में बता सकते हैं। तो एनुअल हॉरोस्कोप क्या है, इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग हम प्रश्न शास्त्र में बहुत अच्छा करते हैं। मैं छोटा सा आपको शेयर करके जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर हमारी पढ़ाई यहाँ पर चूँकि ऑनलाइन ही चल रही है इस समय, तो स्लाइड के रूप में और ज़्यादातर पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं हम, जिससे कि सभी लोगों को इसके नोट्स वगैरह भी प्रॉपर मिलते हैं और समझने भी आता है। तो ताजिक शास्त्र क्या है, एनुअल हॉरोस्कोप क्या है? ये एक जो है जन्म कुंडली और पर प्रमुख रूप से जातक की जन्म कुंडली पर आधारित है, और इसका उपयोग हम प्रश्न कुंडली में भी करते हैं। इसका जो शब्द है, इसकी जो भाषा है वो पर्शियन और अरेबिक भाषा से ली गई है, क्योंकि ताजिक का उद्गम जो है अरब और साउथ एशिया में माना गया है। ताजिक का इतिहास थोड़ा सा अगर बता दूं तो 1500 BC में पर्शियन भाषा में लिखा गया था। बाद में ये तजाकिस्तान में फैला और ये ताजिक शास्त्र कहलाया। और इसके बाद फिर अपने यहाँ इसको ताजिक नीलकंठी नाम के जो मुनि हुए थे, उन्होंने इसका संस्कृत में अनुवाद हुआ, जो ताजिक नीलकंठी के नाम से जाना जाता है और जिसके आधार पर हम पढ़ते हैं। खासतौर पर ताजिक नीलकंठी 3 भागों में विभाजित है, समजन तंत्र, वर्ष तंत्र और प्रश्न तंत्र, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नेमिंग सिस्टम एंड बेसिक नॉलेज, मुंडन एस्ट्रोलॉजी एंड वर्षफल और हुरारी सिस्टम। ताजिक में और पाराशरी में कई अंतर हैं, जिनमें से प्रमुख अंतर है बल का। अगर आप पाराशरी भी पढ़ेंगे तो उसमें जो आप पढ़ेंगे दृष्टियाँ, ताजिक में दृष्टियाँ थोड़ी अलग हैं, और जो बल पढ़ेंगे वहाँ पर षट बल है, यहाँ पर पंचवर्गीय बल है। ताजिक में एक मुंथा एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जो कि अलग प्रकार के फल प्रदान करता है। तो मुंथा है, ताजिक में पंचवर्गीय बल है। इसके आधार पर वर्षेश बनता है। साल भर का आपका वर्ष कैसा रहेगा, तो वर्ष का मालिक उस वर्षेश के आधार पर हम उस किसी के बारे में उस पूरे साल भर में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। दशाएं भी यहाँ पर कई प्रकार की थोड़ी अलग अलग हैं। जैसे हमने अगर आप यहाँ P1 में पढ़ेंगे तो P1 में आपको विंशोत्तरी दशा वगैरह मुख्य रूप से पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पर विंशोत्तरी मुद्दा दशा, पात्यानी दशा, योगिनी दशा आदि पढ़ाई जाएंगी। ताजिक में एक सेम बहुत अच्छा टूल है जो प्रश्न के आधार पर आधारित है। जो भी अपने जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं से संबंधित प्रश्नों के आंसर देने के लिए सेम टूल का उपयोग किया जाता है। तो ताजिक में सहम, योग सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ताजिक में अगर देखा जाए तो योग हैं। जो 16 प्रकार के यहाँ पर योग हैं, जिनमें से प्रमुख इत्तिशाल योग है। ये सारे योग ताजिक में हम वर्षफल में ही उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ प्रश्न कुंडली में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। प्रश्न कुंडली में अगर आप ताजिक के योगों को लगा देंगे तो आप बहुत हद तक किसी की भी प्रश्न के समाधान कर सकते हैं। तो ताजिक में ऐसी कई चीज़ें हैं, और हम जिस तरह से पढ़ाते हैं और जो हम टेस्ट लेते हैं, तो एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि हम हमारे यहाँ पर किस तरह के जो पढ़ाए जाते हैं और पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं। एक छोटा सा टेस्ट जो हमने यहाँ पर बनाया था, और आपको थोड़ा सा मैं चला के दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की जो पद्धति है वो किस तरह की है। ये ताजिक के ऊपर बनाया हुआ टेस्ट है, बनाया हुआ था। ये हमारे जब विद्यार्थी पढ़ते हैं उसके बाद अगर हम एग्जाम के उनकी तैयारी करवाते हैं तो इस तरह के टेस्ट आयोजित करते हैं, जिससे थोड़े का रुचिकर भी रहता है और पढ़ने में और समझने में भी आसानी रहती है। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका किस तरह का है, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिस्प्ले करके बताना चाह रहा हूँ कि हम सब्जेक्ट को किस तरह से रुचिकर बनाया जाए, उसको बोझ नहीं लगे और किस तरह से वो पढ़ पाए। तो एक ये छोटा सा उदाहरण जो मैं ताजिक यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो किस तरह से हम यहाँ पर पढ़ाते हैं और किस तरह से टेस्ट किए। नेक्स्ट जो अभी बात हुई थी, दूसरा पेपर जो कि जिसे हम मुहूर्त बोल लेते हैं,
तो देखिए, जिस तरह से कुंडली में आपने, जब आप कुंडली पढ़ना सीखेंगे तो कुंडली में भी आपने देखा होगा, कुंडली का पहला पृष्ठ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पहले पृष्ठ में क्या दिया रहता है? हमारे जन्म के समय होने वाली पूरी के पूरे योग, करण, तिथि, वार, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं पंचांग से। और पंचांग में क्या होता है? मुहूर्त। मुहूर्त यानी कि मुंह मुहूर्त, यानी कि जो बार बार होता है उसे हम मुहूर्त कहते हैं। तो कोई भी काम, कोई भी शुभ काम, क्योंकि कोई भी आदमी बार बार रिपीट करना क्या चाहेगा? शुभ काम को। तो शुभ काम जो बार बार हो, इसीलिए मुहूर्त निकाला जाता है। अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मुहूर्त भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको मुहूर्त देखना आता है तो आप ज्योतिष के अलावा और भी कई टूल्स हैं, उनका उपयोग करके बता सकते हैं। क्योंकि मुहूर्त में जितनी भी ज्योतिष की बेसिक चीजें हैं वो सारी मुहूर्त में समाहित हैं, जैसे तिथि, वार, करण और योग, सभी चीजें जो जितनी भी, मैंने बताया आपको कुंडली का पहला पृष्ठ, जिस कुंडली के पहले पृष्ठ के बारे में अगर आप भविष्य करना चाहें तो आधे से ज्यादा भविष्य हम कुंडली के प्रथम पृष्ठ से कर सकते हैं। वो सारा पूरा का पूरा प्रथम पृष्ठ पंचांग पर आधारित रहता है और मुहूर्त पर आधारित रहता है। तो मैं अगले पेपर के लिए और अगले हमारे विवरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुजी की, धन्यवाद। और जैसा कि बताया, ताजिक यानी वर्षफल कैसे बनता है, किससे उसका प्रयोग होता है और उसका कितना उपयोग है, फायदेमंद है। सब में मुहूर्त, जो शुभाशुभ कर्मों के लिए सबसे पहले मुहूर्त देखा जाता है, और हम अच्छे कार्यों में भी मुहूर्त देखते हैं और कभी कभी बुरे कार्यों में भी। जैसे कि कभी किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो पूछते हैं पंचक तो नहीं है, तो ऐसे, क्योंकि जिससे वो घटना दोबारा न घटे। और सबसे बड़ी बात, जब आप ज्योतिष में जाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का जो उद्गम हुआ है वो सबसे पहले मुहूर्त शास्त्र के रूप में ही हुआ है। प्रारंभ में सूर्य और चंद्रमा को देखकर ये ऋतु, आयन, मास, संक्रांति, इसके आधार पर कब खेत में बीज बोना है, कब कौन सी फसल लगानी है, कब कौन सी फसल काटनी है। आपने सुना होगा रबी की फसल, खरीफ की फसल, सबसे पहले कृषि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर, मौसम को जान करके, मुहूर्त के आधार पर, यहां तक कि किस नक्षत्र में हम बीज बोए। आर्द्रा प्रवेश, सूर्य आर्द्रा में जब आएंगे तब मेघ के बरसने की आभास हो जाएगा, उससे पूर्व बीज वपन होगा। उसके लिए मुहूर्त कौन सा है? प्रारंभिक था। आज हम मॉडर्न आधुनिक युग में चल रहे हैं। आधुनिक युग में बहुत सारी आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार से बदल गई है। तो कुछ चर कार्य होते हैं, यानी चलायमान काम होते हैं, उनके मुहूर्त, कोई स्थिर कार्य होते हैं, उनके स्थिर मुहूर्त, विद्या आरंभ का मुहूर्त। अब सबसे पहले ज्योतिषी जब मैं बना तो पहले शुरुआत में मेरे पास लोग मुहूर्त पूछने ही आते थे, और बाद में उनको लगा कि मुहूर्त के पूछने के बाद, कभी जब मुहूर्त पूछा कि भाई इस बच्चे का विवाह होना है, अब विवाह होना है तो विवाह के बाद संतान होनी है, अब संतान पढ़ेगी कि नहीं, उसके विद्या का मुहूर्त। लेकिन थोड़े दिन बाद जब पढ़ नहीं रहा था तो कुंडली देखो साहब इसकी पढ़ाई कहां तक है, यानी कि कुंडली का विवेचन। तो कुंडली का विवेचन और मुहूर्त ये दोनों एक दूसरे से जुड़े। दूसरी बात, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय पे जो पंचांग के अंदर जिस मुहूर्त में हम पैदा हुए हैं वो मुहूर्त कौन सा है? क्योंकि एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात में। कुछ मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, अभिजित आदि, और कुछ मुहूर्त बहुत खराब हैं। पहले के समय में हम लोगों ने सुना है, दादी नानी कहा करती, कभी कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा परेशान रहता है या बहुत ज्यादा उसकी वजह से परेशानियां घर में उत्पन्न होती तो कहते न जाने किस मुहूर्त में पैदा हो गया। ऐसा शब्द बुजुर्गों ने, और जो अभी ओल्ड एज लोग हैं, निश्चित जो मेरी एज के हैं या मुझसे ऊपर की एज के हैं, उनने निश्चित ये शब्द सुना होगा कि न जाने किस मुहूर्त में पैदा हो गया, या कभी कभी कहते हैं न जाने किस मुहूर्त में ये काम चालू कर दिया, न जाने किस मुहूर्त में ये ले आए। अर्थात हमारे जीवन में मुहूर्त सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो ज्योतिष में हम आपको प्रवीण में जनरल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एंड फलित एंड गणित और जन्म पत्रिका
विस्तार से विवेचन, दशा गोचर, ताजिक शास्त्र, वर्षफल और मुहूर्त, ये ज्योतिष प्रवीण के अंतर्गत हम आपको 1 साल का कोर्स देंगे। इसमें हमारे बहुत सारे लोग ज्योतिष प्रवीण सेकंड में आ गए हैं, उनका भी इस विषय से परिचय हो गया। जो अभी आप नए आ रहे हैं उनका भी परिचय हो गया। अब ज्योतिष के साथ हमारी विधाएं दूसरी भी हैं। अभी हम विशारद इसके बाद होता है उसका परिचय भी देंगे, लेकिन बीच में हमारी जो दूसरी विधाएं हैं वो भी बड़ी सहयोगी विधाएं हैं। केवल जन्मपत्री देखने के लिए, आप जैसा भी बोल रहे थे हमारे किशोर सर कि जन्मपत्री नहीं है तो क्या करें, तो जन्मपत्री नहीं है तो अपना हाथ दिखा लें। अगर हाथ दिखाएं तो हाथ किसके पास दिखाएं, तो पहले हाथ देखने वाले सूत्रों को भी तो समझ लें। तो हमारे बीच में है प्रेमबंधु शुक्ला जी, हस्तरेखा का परिचय देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हस्तरेखा विज्ञान की क्लासें चलती हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हस्तरेखा पढ़ना चाहते हो। तो प्रेमबंधु शुक्ला जी हैं? किशोर सर? हाँ जी जी, थोड़ा सा चेहरा कम दिख रहा है आपका, उसको ऊंचा कर लो, या कैमरा ऊपर कर लो या आप पीछे चले जाओ, और पीछे, और थोड़ा और पीछे, बस अब ठीक। ज्योतिष के प्रति जिज्ञासा रखने वाले सभी जिज्ञासु और ज्योतिष के प्रति अनुराग रखने वाले सभी ज्योतिष अनुरागी लोगों को मेरा प्रणाम। हस्तरेखा के बारे में यह माना जाता है कि ये ज्योतिष से एक अलग विधा है, लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि ज्योतिष से अलग विधा नहीं है। हस्तरेखा ज्योतिष की ही एक विधा है। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि ज्योतिष क्या है। यदि आप अभी ज्योतिष की परिभाषा पूछेंगे किसी से, तो वर्तमान में जो ज्योतिष की परिभाषा है कि ज्योति ईश, मतलब जो ज्योति पिंड है, जो ये ग्रह जो घूम रहे हैं, उनका मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जो ईश्वरीय विद्या है वो ज्योतिष है। लेकिन ये जो परिभाषा है वो आज की है। लेकिन जब हम पुरातन काल में जाएंगे, वेद काल में, क्योंकि ये वेद का एक अंग है, तो सबसे पुराना जो हमारा है वो ऋग्वेद। ऋग्वेद के समय जब ज्योतिष की परिभाषा थी वो थी कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, प्रकृति के प्रति उसकी बहुत जिज्ञासा रहती है, तो प्रकृति के इस नियम के द्वारा उसकी जिज्ञासा को शांत करके अपने ब्रह्म तत्व को जानना ही ज्योतिष है। लेकिन ये परिभाषा उस समय की थी, लेकिन थी प्रकृति से संबंधित। यजुर्वेद आया, यजुर्वेद में इसकी परिभाषा बदल गई, क्योंकि वहां यज्ञ आदि होने लगे। तो यज्ञों के लिए जो मुहूर्त चाहिए था, वो शुद्ध मुहूर्त के लिए ज्योतिष का उपयोग होने लगा। तब उन्होंने मुहूर्त को प्रदान कर लिया। लेकिन अब जो वर्तमान में है, हर आदमी ज्योतिष का जो लाभ उठाना चाहता है कि ग्रहों का हमारे ऊपर क्या लाभ है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ये प्रकृति से, कि मतलब जो ज्योतिष है वो प्रकृति का ज्ञान है, और जो प्रकृति के लय है उस लय को ज्योतिषी पहचानता है, और उस लय को पहचान के मानव उस लय में तादात्म्य स्थापित करता है और उसका लाभ उठाता है। और वो जो लय है और जो तादात्म्य कैसे हो, वो जो है ज्योतिषी बतलाता है। ज्योतिष में 12 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और वो हमारे हाथ में उपस्थित है। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं, यदि आप हाथ का एक्सरे करवाएंगे, मणिबंध की रेखा से लेके ये टिप तक ये हाथ कहलाता है, इसी का हस्तरेखा होता है। मणिबंध पे जो ये हड्डी होती है, अंदर हड्डी के 2 सिरे होते हैं, ये 2 हड्डी होता है, इनका जोड़ होता है, और इसका जो जोड़ होता है ये एक गुटका होता है, ऐसे 6 गुटकों का एक जोड़ होता है जहां से ये मूवमेंट चलता है। उसके बाद इस गुटके से ये 4 उंगलियां और एक अंगूठे के ऊपर एक एक हड्डी जाती है, ऐसी 5 हड्डियां निकलती हैं। हर उंगली में 3-3 हड्डियां होती हैं, 3 चौक 12 हड्डी है और 2 हड्डी है, 12 2 14। अब आप इनको जोड़िए, 14 5 19 और 6 ये 25। यहाँ आप एक्सरे करेंगे तो आपको 5 हड्डियां मिलेंगी, और 6 19 6 25 और ये 2 27। तो जो 27 नक्षत्र हैं वो हमारे हाथ में उपस्थित है। उंगलियों के देखिए 12 पोरुए हैं, ये 12 राशियां हैं। अंगूठे के 2 पोरुए हैं, ये हमारे 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। मेरा कहने का मतलब है, यदि हम उसका हस्तरेखा का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हम ये सारे 27 नक्षत्र, 12 राशियां,
पक्ष, इन और ग्रह, 9 ग्रह पूरे हमारे हथेली में मौजूद हैं। तो हम ये सभी का ज्ञान हाथ के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सिद्धि और साधना दोनों की आवश्यकता होती है। हस्तरेखा जो होती है ये मानव जीवन का मनोवैज्ञानिक पहलू ज्यादा बतलाती है। मतलब आप जरा सा किसी का हाथ देखते से ही आप ये पहचान जाएंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। अब ज्योतिष में तो कुंडली होगी, अब हमारे पास अगर कुंडली नहीं है, जैसे हमारे किशोर जी ने बताया कि हम प्रश्न शास्त्र की विधा है, लेकिन प्रश्न शास्त्र भी एक मतलब उसका एक दायरा है कि आप लिमिटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। तो या जुड़वा बच्चे हुए, तो इन सबों के लिए हस्तरेखा ही एकमात्र विकल्प है। जहां कोई कुंडली नहीं हो या जुड़वा बच्चे हो, वहां हस्तरेखा ही उसका एक विकल्प होता है। अब देखिए आप, ये हम प्रकृति से लय बनाते हैं, पशु पक्षी चींटी, देखिए कितनी जल्दी भूकंप आने वाला है, बारिश आने वाली है, समों की चाल बदल जाती है, क्योंकि ये प्रकृति के लय को पहचानते हैं। उसी प्रकृति को लय को पहचान के हम हस्तरेखा देखेंगे। अब सवाल यह कि हस्तरेखा ही क्यों, हस्तरेखा में ऐसी क्या खास बात है? तो ज्योतिष जब आप देखेंगे, ज्योतिष का भाग्य कुछ नहीं होता, हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, उन जिनके फल नहीं मिले होते हैं, वो इस जन्म में जो फल मिलने वाले हैं उसको हम भाग्य कहते हैं। तो ये सब जो भाग्य है वो कर्म से बनता है, और कर्म के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो हाथ है। क्योंकि हाथ के द्वारा कर्म ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा प्रमुख होता दिमाग का भी होता है, सारी इंद्रियों का प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो हाथ का होता है। तो इसीलिए हाथ की रेखाओं या हाथ की स्थिति को देख के हम जो है उसको भाग्य को जान सकते हैं। वैसे आपको एक बात बतला दूं, हस्तरेखा मेरा मानना है, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योतिष का ही एक पूरक है या ज्योतिष का एक अंग है। अब सवाल यह है कि हम इससे कैसे फायदा उठाएंगे, बहुत बारीकी से तो आपको अभी इतने एकदम से बतलाया भी नहीं जा सकता। तो मैं एक ऐसी छोटी सी चीज बताता हूँ, बहुत छोटी सी, कि आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ इसका कुछ है। यदि आप हाथ देखेंगे, हर आदमी अपना अपना हाथ देख लीजिए चाहे तो ये देखिए बीच की उंगली सबसे बड़ी होती है, ठीक है, ये बीच की उंगली सबसे बड़ी है, और इसके अगल बगल की 2 उंगलियां हैं, इनमें से एक उंगली छोटी होगी, एक उंगली बड़ी होगी, और यह हो सकता है दोनों बराबर हो। तो अगर हमारी ये तर्जनी उंगली बड़ी है, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन, इसका और इसका, तर्जनी और अनामिका दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, बीच की उंगली को छोड़ दीजिए, तो अगर तर्जनी उंगली अगर बड़ी होगी तो वो गुरु प्रधान व्यक्ति होगा, और उसका आप देखिए कुंडली में गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। और हस्तरेखा के अनुसार, वेस्टर्न थ्योरी के अनुसार, वो आदमी बहुत महत्वाकांक्षी होगा और लीडर में बनने की उसमें चाह बहुत होगी, नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी। और वहीं यदि ये दूसरी उंगली जो अनामिका उंगली है, ये अगर कंपैरेटिवली तर्जनी के बड़ी होगी, तो उस आदमी में जो सफलता है वो सफलता को दिखाने में बहुत ज्यादा चाह होगी, क्योंकि उसका सूर्य ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जितना उसने सफलता पाई है उस सफलता को शेयर करना बहुत ज्यादा चाहता है। उस आदमी के हर काम में एक शो ऑफ रहेगा, मतलब एक प्रदर्शन तो रहेगा ही रहेगा। बुध की उंगली है, बुध की उंगली लंबाई बदला दूंगा कि इससे छोटी बड़ी, अगर उससे छोटी है तो आपका बुध खराब होगा, और बुध खराब होगा तो उसकी वाणी भी खराब होगी, वाणी खराब होगी उसका व्यवहार भी खराब होगा। और वहीं बुध की उंगली अच्छी है तो बहुत हाजिर जवाब होगा। वो कितनी छोटी कितनी बड़ी एक अलग बात है, वो बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको बताई। तो अब देखिए मैं एक और बतला देता हूँ। यदि किसी के संतान नहीं हो रही तो एक छोटी सी चीज है, पुरुष जातक के लिए अंगूठे का एक जोड़ है, इस जोड़ के ऊपर यदि वी का निशान ऐसा कटा हुआ है, ऐसा यूं वी का निशान अगर किसी भी पुरुष जातक के है तो उसके संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। हम ज्योतिष में कैसे देखते हैं कि बीज स्फुट क्षेत्र स्फुट देखते हैं, तो यहाँ बीज स्फुट भी नहीं लगाना, केवल एक अगर निशान है किसी भी जातक के, पुरुष जातक के, तो उसके संतान होने में बाधा होगी। यदि स्त्री जातक है उसके मणिबंध में, ये जो मणिबंध रेखा है ये अगर ऐसा धनुषाकार ऊपर उठी हुई है तो उसके संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। तो कुछ चीजें तो इसमें बहुत अच्छी है, लेकिन ज्योतिष में मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ज्यादा अच्छा है। हस्तरेखा में मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी प्रकृति वगैरह हम बहुत छोटी सी चीजों में देख लेते हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तब जाके हमारा रेखा का नंबर आता है, ये जो रेखा है उनका नंबर आता है, उनके द्वारा हम जो इवेंट्स हैं, मतलब कब क्या होगा, किस साल में होगा,
वो हम बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कैरियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में, विवाह के बारे में, वैवाहिक मतलब सुख के बारे में, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, हम किस कैरियर में जाएं, ये सारी चीजें हस्तरेखा के द्वारा की जा सकती है। लेकिन इसका अध्ययन और खास तौर पे इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं, अब एक छोटा सा और उदाहरण बतला देता हूं, आप सभी लोग करके देखिए। ये 3 पूर्व हैं, 3 पूर्व, ऊपर का पूर्व जिस उंगली का बड़ा है तो वो जो आदमी है वो थोड़ा सा भावुक प्रकृति का होगा, बीच वाला पोरुआ होगा वो व्यवहारिक प्रकृति का होगा, और नीचे वाला पोरुआ जिस उंगली का बड़ा होगा वो आदमी शारीरिक और सांसारिक सुख के प्रति ज्यादा लालयित होगा। किस उंगली का पोरुआ बड़ा है उस उंगली से संबंधित ये सारी चीजें होंगी। तो ये मैंने आपको एक ज्वलंत एक छोटी सी चीजें एक डेमो दिया है। अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। इवन नष्ट जातकम इसका एक विधान है। नष्ट जातकम द्वारा हम केवल हाथ के द्वारा उसकी जन्म तिथि, जन्म समय, कुंडली तक बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिद्धि और साधना की आवश्यकता है। सूत्र तो मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं उसको मेरी साधना नहीं हुई है। तो मैं अभी इतना ही आपसे जो हस्तरेखा के बारे में बताऊंगा। नमस्कार। धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत अच्छी विधा और बहुत अच्छे तरीके से आपने तो 3-4 टूल्स भी दे दिए। उत्सुकता बढ़ जाती है छात्रों की और देखने वालों की कि हाँ वास्तव में ये विधा ऐसी है जो दिखाने वाला भी तत्पर रहता है और देखने वाला भी तत्पर रहता है। तो इसी बीच में हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नोएडा चैप्टर के चेयरमैन ब्रिगेडियर शर्मा जी उपस्थित हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो 2 मिनट अपना आशीर्वचन हम सबको दे दें, जिससे छात्रों का आपका परिचय भी हो सके और हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिल सके। श्री ब्रिगेडियर शर्मा। नमस्कार जी, मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? आ रही है सर। आपका वीडियो और दर्शन हो जाए तो और अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो ऑन तो है शायद। नहीं सर, नहीं दिख रहा। हाँ अभी आ गया। अब आ गया सर, आ गया सर। तो मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके डेमो क्लास के अंदर परमेंद्र जी के गुर सिखाए हुए और कुछ हम कर पाए। असल में नोएडा और ग्वालियर ये 2 चैप्टर हैं जो छोटे भाई बड़े भाई की तरह रहते हैं। कौन बड़ा है ये कहना मुश्किल है, दोनों के दोनों बराबर ही हैं। जुड़वा का हो तो ज्यादा अच्छा है। और जहां तक रही बात जितने जिज्ञासु यहाँ पर आए हुए हैं, उन जिज्ञासुओं से मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग सेफ हाथों में अपना जिज्ञासा को रख रहे हैं। और आई एम वेरी पॉजिटिव दैट इन टाइम्स टू कम यू विल बी एबल टू पिक इट अप मच बेटर। परमेंद्र जी का तो पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि मैं तो खास तौर पर ज्वाइन इसलिए करता हूं कि इससे कुछ मैं सीख पाऊं। और आज के लिए भी मैं बाकी सब जितने फैकल्टीज ने बोला है उन सबका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने अपने विषय को बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया है और आप लोगों को ये राह दिखाई है कि अगर आप इच्छुक हैं। और ये ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार ज्वाइन करते हैं तो फिर कंबल वाली कहानी होनी चाहिए कि सब हम तो छोड़ना चाहते हैं पर कंबल हमें नहीं छोड़ रहा, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए एक बार जब विधा में ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ गुरु और शिष्य की परंपरा कुछ ऐसी है कि एक बार जब गुरु मिल जाता है और गुरु सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उससे ताउम्र कॉन्ट्रैक्ट रहता है। थैंक यू वेरी मच परमिंदर जी, थैंक्स अ लॉट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल सर। जय गणपति जी। धन्यवाद ब्रिगेडियर सर। जय गणपति जी। किशोर चतुर्वेदी आगे चलाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। और इसी तरह आपका आशीर्वचन हमको मिलता रहे, हमारी यही अपेक्षा है। अब मैं इसी क्रम में थोड़ा सा जो हमारे अभी सभा में मौजूद जितने लोग हैं उन सबसे चाहूँगा कि वे 2 मिनट का अपने परिचय, उनका अपना नाम, क्या करते हैं और ज्योतिष में कैसे जुड़े या क्यों जुड़ना चाहते हैं, नए हैं तो क्यों जुड़ना चाहते हैं, और जो पुराने हैं वो क्यों जुड़े थे और क्या क्या है, क्या उन्होंने सीखा है, थोड़ा सा अपना परिचय 2 मिनट का जरूर दें। अपने को अनम्यूट करें,
मैं इस क्रम में नाम बोलता जाऊंगा और कृपया जिनका नाम सुनाई दे वो अपना परिचय देते चलें। सबसे पहले मैं क्रम में बुला रहा हूं ऋतु गिरमे जी को। ऋतु गिरमेरे जी। मेरी आवाज आ रही है? चलिए अगले क्रम में मैं नाम ले रहा हूं श्री कैलाश शर्मा जी को। सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि किशोर जी आपका नाम ले रहे हैं तो कृपया अपना परिचय दे दें। ऋतु जी, कैलाश जी। शायद चंद्रशेखर शर्मा सर भी हाजिर हैं सर। अच्छा ज्वाइन किए। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति की। अपना नाम काम धाम बता दीजिए। हाँ, मैं केसी शर्मा ग्वालियर से हूँ। अभी प्रवीण 2 से पास आउट हुआ हूँ और रेलवे से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। और बहुत अच्छा लगा। अभी 1 साल हमने पढ़ा गुरुजी से, तो बहुत अच्छे अनुभव रहे। कुछ नई जीवन की राह दिखाई दी हमें। गुरुजी का बड़े आभारी हैं कि जो इस अच्छी विधा में जुड़े। हमें बड़ा गर्व है गुरु जी के साथ रहने का, पढ़ने में। जय गणपति। धन्यवाद किशोर सर। जय गणपति की। अगला नाम है निखिलेश माथुर जी। श्री निखिलेश जी का तो अभी वो होने वाला है कार्यक्रम, चलो बुलवा लो। जय गणपति की। मैं निखिलेश माथुर। गुरुजी ने मुझे सर मैं अष्टक वर्ग पे बोल सकता हूँ अभी या बाद में आप? हाँ, चलो बोल दीजिए। तो मैं निखिलेश माथुर, मैं बदनावर धार में रहता हूँ। आईकास ग्वालियर से 1 साल से ज्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। प्रवीण मैंने पास कर लिया है। और आईकास के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में सीखते हुए भी आप सुपरस्टिशन से बिल्कुल दूर रहते हैं। बहुत ही साइंटिफिक तरीके की पढ़ाई है। जैसे कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग करी है, उसी तरह से आईकास की पढ़ाई है। अष्टक वर्ग पे गुरुजी ने मुझे बोला है कि आज कुछ अष्टक वर्ग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें, तो वो मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। अष्टक वर्ग क्या है? अष्टक वर्ग जैसा कि नाम से ही विदित हमें होता है, अष्टक वर्ग 8 वर्गों का कुल मिलाकर जोड़ है। अष्टक वर्ग पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हम एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, ज्योतिष पढ़ने के लिए जो मूल रूप से हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है भूत, भविष्य और वर्तमान का आकलन। जो हम कुंडली बनाते हैं उससे हम विभिन्न तरीकों से, एस्ट्रोलॉजी में विभिन्न तरीके होते हैं ये आकलन करने के लिए। इसी आकलन को करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में अष्टक वर्ग एक टेक्निक है जो कि थोड़ी मैथमेटिकल टेक्निकल है। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी टोटली मैथमेटिकल है, लेकिन अष्टक वर्ग भी काफी कुछ मैथमेटिकल होता है। हमें जब भी हम ज्योतिष का आकलन करते हैं तो हमें ये मालूम करते हैं पहले कि हम क्वालिटेटिव आकलन कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव। हर चीज की दो पहलू होते हैं। एक तो क्वालिटी, कितनी क्वालिटी का है, और एक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का है। ज्योतिष में जो दूसरे तरीके होते हैं आकलन करने के, उससे हमें क्वालिटी ऑफ वर्क मालूम पड़ता है, क्वालिटी ऑफ इवेंट मालूम पड़ता है। जो हमारे साथ हो रहा है वो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। कई बार हमें ऐसा कहना होता है कि हमें ये सुख ज्यादा मिलेगा, ये सुख कब मिलेगा, इस तरह के। तो इसी तरह अष्टक वर्ग बेसिकली हमें क्वांटिफाई करना सिखाता है, कितना सुख कितना दुख।
क्योंकि इसमें एक न्यूमेरिकल टर्म जुड़ी हुई है। अष्टक वर्ग मीन्स 8, ये 8 होते हैं, 8 7 प्लेनेट और एक लगन, 7 प्लेनेट और एक लगन। अष्टक वर्ग विधि का जो बेसिक विचार है वो ये है कि हर ग्रह जन्म लगन में अपनी स्थिति के अनुसार तो शुभ फल देगा ही, परंतु दूसरे ग्रहों की स्थिति के रिलेटिव टर्म्स में भी, यानी दूसरे ग्रहों की स्थिति के सापेक्ष में भी शुभ प्रभाव प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने कुंडली में देखा कि हमारा शुक्र ग्रह कहीं पे किसी एक भाव में है, तो उस स्थिति के हिसाब से तो वो अपना अच्छा या बुरा फल देगा ही हमें, अपितु जो दूसरे ग्रह हैं कुंडली में उसके हिसाब से शुक्र की जो पोजीशन है उसके हिसाब से भी शुक्र ग्रह अपने फल देगा। इसी स्टडी को हम अष्टक वर्ग कहते हैं, यानी कि हर ग्रह अपने अष्टक वर्ग में अपनी पोजीशन के हिसाब से हर भाव को एक अंक देगा। कुछ भावों को अंक देगा, कुछ भावों को अंक नहीं देगा। अब जिन जिन भावों को एक एक अंक देगा उनका जब हम जोड़ कर लेते हैं तो वो हमारा एक टोटल एक चार्ट बन जाता है। अगर हर राशि का हर भाव के साथ हम चार्ट बना लेते हैं तो उसको हम सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले ये प्रश्न आएगा कि हम इसको 8 ही क्यों मान रहे हैं। अष्टक वर्ग में हर ग्रह 8 से ज्यादा अंक नहीं देगा, मैक्सिमम अंक उसके 8 हैं। तो अब 8 ही अंक क्यों? 8 अंक इसलिए क्योंकि 7 ग्रह इसमें माने जाते हैं, राहु केतु इसमें नहीं लिए जाते। 7 ग्रह और एक लगन, इस तरह से होते हैं 8 पॉइंट। हमारे 7 प्लेनेट हैं, 8 हमारे 7 प्लेनेट हैं, एक लगन है, तो 7 8 56। इस तरह से मैक्सिमम पॉइंट हमारे होंगे 56। तो हर ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि, सब ग्रह कोई ना कोई किसी ना किसी एक फिक्स्ड अंक देते हैं। जैसे कि सूर्य 48 अंक देगा, चंद्र 49, मार्स 39, मर्क्यूरी विल के 54, जुपिटर 56, वीनस 52, सैटर्न 39। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि टोटल ग्रह हमारे होते हैं, टोटल हाउसेस होते हैं हमारे 12, टोटल प्लैनेट्स हैं 7 और एक लगन 8। सो 12 8 96। तो टोटल पॉइंट्स हमारे हो गए 96। अब 96 का आधा करेंगे तो मिलेगा 48। तो जो प्लैनेट 48 से ज्यादा पॉइंट देता है वो शुभ प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट की श्रेणी में आता है, जैसे कि मर्क्यूरी और जुपिटर। मर्क्यूरी 54, जुपिटर 56। जो प्लैनेट कम अंक देगा वो एक डेबिलेटेड प्लैनेट की स्थिति में आता है, जैसे कि शनि 39 और मंगल देगा 39। शनि और मंगल दोनों 39 देंगे। तो अष्टक वर्ग एक ऐसी पद्धति होती है जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है, हमें त्वरित भविष्यवाणी करने के लिए अष्टक वर्ग की जरूरत रहती है। जब भी हमें त्वरित भविष्यवाणी करनी होती है तो हमें अष्टक वर्ग की जरूरत रहती है। टोटल अष्टक वर्ग के पॉइंट होते हैं 337 बिना लगन के। लगन को मिला लें तो 386 होते हैं। ये कोई भी जना हो, विश्व में कोई भी जना हो, सबके अष्टक वर्ग के जोड़ के पॉइंट 337 ही आएंगे। ये इस तरह से जैसे नेचर ने हमें सब बैलेंस कर रखा है कि हर व्यक्ति के 337 अंक ही आएंगे। अब आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी दशा कौन सी आ रही है, गोचर में उस समय ग्रह जो आ रहा है उसके अंक क्या हैं, उसके हिसाब से आपका जीवन चलेगा। 56 में से 56 का आधा होता है 28। तो जिस प्लेनेट के, जिस भाव के 28 से ज्यादा अंक होते हैं उन्हें हम मानते हैं कि ये कमजोर नहीं है, ताकतवर है, आउट स्ट्रांग है। और जिनके 28 से कम है वो हम मानेंगे कि वो वीक रहता है। कई बार हमारे प्रैक्टिकली देखने में आ रहा है कि 2 जनों की 7.5 चल रही है, एक जने की 7.5 में उसको खराब इफेक्ट मिल रहा है, एक जने की 7.5 में अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। इस चीज को जानने के लिए अष्टक वर्ग एक बहुत अच्छी साइंस है। हमें यह जानना होगा कि उस व्यक्ति के शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में
इंडिविजुअल पॉइंट्स कितने हैं। अगर वो 3 से किसी के 3 से ज्यादा हैं, या मान लीजिए अभी जैसे शनि मकर राशि में चल रहे हैं, तो जिनकी 7.5 चल रही है, उनके अगर मकर राशि के वाले भाव में 30 से ज्यादा अंक होंगे तो उनको 7.5 का इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो इस चीज को आंकने के लिए भी अष्टक वर्ग एक अच्छी चीज होती है। अष्टक वर्ग में जो अलग अलग हमारे बिंदु रहते हैं, किसी को 0, अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बिंदु 8 मिलेंगे, सबसे ज्यादा बिंदु 0 होते हैं। तो इन बिंदुओं के हिसाब से और जिस भाव में वो हैं उसके हिसाब से फलादेश फिक्स रहता है। जैसे जिसके 0 बिंदु होते हैं वो प्लेनेट बड़ा कमजोर होता है और वो अक्सर अपनी दशा अंतरदशा में जातक को दिक्कत देता है। जिसके बिंदु 8 होते हैं, हालांकि 8 बिंदु बहुत कम होते हैं किसी के, लेकिन जिसके 8 बिंदु होते हैं वो अपनी दशा अंतरदशा में संपन्नता और थोड़े ठाट बाट और एक योग्यता प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अष्टक वर्ग एक बहुत अच्छी साइंस है जिसमें हम क्वांटिटेटिवली ये मालूम कर लेते हैं कि हमें हमारे ग्रह कितने स्ट्रांग हैं और कितने वीक हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये बोलूंगा कि अष्टक वर्ग को सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है प्रैक्टिस करना। अष्टक वर्ग किताबों से नहीं सीखा जाता। अष्टक वर्ग सीखने के लिए हमें किसी ना किसी कुंडली पे लगातार प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद निखिलेश जी। इसी क्रम में चूंकि सत्र में परिचय चल रहा है छात्रों का और अभी बीच में हमारा विषय भी आ गया, तो मैं परिचय के अंतर्गत ही मानस चतुर्वेदी केवल अपना नाम, काम, धाम और ज्योतिष क्यों सीख रहे हैं बताएं। मानस चतुर्वेदी। सभी आदरणीय जनों को नमस्कार। मेरा नाम मानस चतुर्वेदी है। मैं भोपाल में रहता हूँ और मैं मैनेजमेंट का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, साथ ही प्रवीण के भी सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। अपना फोटो तो दिखा दो, सब लोग आपका चेहरा देख लें, पहचान लें। आजकल क्या है, लोग वैसे तो मिल नहीं पा रहे, कम से कम इसी माध्यम से मिल लें हैं। हाँ, ये है मानस चतुर्वेदी। चलिए अगले क्रम में हमारे पास हमारे फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं, राजीव सलूजा जी। तो राजीव जी आप आए हैं तो धन्यवाद। बेटा मानस अपना माइक वीडियो बंद कर लो। राजीव जी धन्यवाद। आप आए, अपना परिचय दें और आपके विषय का भी थोड़ा सा परिचय दें। षडबल। हाँ जी सर, मैं वैसे सर किसी काम है, आप दिख रही है सर, मेरी फोटो दिख रही है सर आपको? मैं मार्केट में था कहीं पे। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं राजीव सलूजा, मैं दिल्ली से। आवाज आ रही है ना सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं राजीव सलूजा, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं अब जैसे ज्योतिष से सभी जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा तो ज्योतिष के जो स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए कि ये षडबल जिस सब्जेक्ट को मैं ले रहा था, ये एक बहुत ही मतलब बेहतरीन हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि कभी भी किसी प्लैनेट से हम देखते हैं कि वो प्लैनेट रिजल्ट्स देगा कि नहीं देगा, तो षडबल स्ट्रेंथ एक बहुत वन ऑफ द बेस्ट टूल है। जैसे अभी निखिलेश जी बता रहे थे, जैसे अष्टक वर्ग जो है उसी की तरह षडबल भी हमारा काम करता है। जैसे वो भी मैथमेटिकल हमारा एक हो गया, एक टूल हो जाता है, तो उसी तरह से षडबल। क्योंकि हम देखते हैं कि षडबल स्ट्रेंथ को देखते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट्स होते हैं, उन प्लैनेट्स की हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, तो स्ट्रेंथ को देखते हैं कि स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी तो उतना ही उसका देना अच्छा हो पाएगा। अब वो चाहे अच्छा देगा बुरा देगा वो अलग बात है, वो डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है। अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड है, अगर वो कोई बेनिफिक प्लैनेट अगर वो स्ट्रेंथ ले रहा है तो नेचुरल रिजल्ट हमें अच्छे देगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। लेकिन वही अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, तो मैलेफिक प्लैनेट है तो उसमें बस ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अगर है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है उसकी अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान देना इसमें जरूरी है कि षडबल जब भी हम करते हैं तो उसके वैसे तो एज ए ओवरऑल हम जो स्ट्रेंथ जो लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम 1 से कंपेयर कर लेते हैं, तो जिनकी स्ट्रेंथ हमारी 1 तक हो जाती है, 1 प्लस हो जाए, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि एवरेज रेशियो जो होती है 1 हमारी ओके मानी जाती है। लेकिन जिन जिन प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ हम देखते हैं 1 से लेस हो जाती है, तो दिस मीन्स मतलब कि उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो देखना पड़ता है उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, क्या चीज है, अकॉर्डिंगली उसकी जो रेमेडीज फैक्टर है उनके बारे में सीखा जाता है।
तो वही चीज़ है, ये चीज़ें बाय प्रैक्टिस आती हैं, जो 1 to 1 ही सीखी जा सकती हैं। हम चाहे बुक्स में देखते हैं तो इवन हम देखें कि हम जैसे कोई हॉरोस्कोप करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो षटबल स्ट्रेंथ तो निकाल देगा, लेकिन उसकी षटबल स्ट्रेंथ निकाल देता है तो उसको हम यूटिलाइज कैसे करें, तो वो यूटिलाइज करना है वो जरूरी होता है। तो वो हम बाय प्रैक्टिस जैसे से करते हैं, ये टूल्स सीखते हैं, तो उसको फिर हम धीरे इन टूल्स को ओवरऑल किसी हम क्या करते हैं कि हॉरोस्कोप्स में अप्लाई करते हैं। तो हॉरोस्कोप में जब तक अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो ये सब चीजें बेकार है। सिर्फ कि हमें नाम लेने से नहीं हो जाएगा कि मुझे षटबल इतना है, इसका अष्टक, उससे कुछ भी नहीं होता जब तक हमें उनकी एप्लीकेशन दिया है। तो एप्लीकेशन गुरु शिष्य परंपरा से ही सिखाया जा सकता है सर। हाँ जी। बहुत बढ़िया। षटबल का कैसे प्रयोग करना है, षटबल कैसे निकालेंगे, ये अभी लघु परिचय है आपके सामने। आगे जो विशारद बन में स्टूडेंट आए हैं वो षटबल पढ़ेंगे। सरिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कृपया अपना नाम, काम, धाम, परिचय बता दें थोड़ा सा। सरिता श्रीवास्तव जी, सरिता श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना परिचय दे दें। सुभानी सिंह जी, आपको यदि आवाज आ रही है तो परिचय दे दें।